हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो पॉलिटी है, जिसका मैंने प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिसमें से प्रथम चैप्टर जो है पॉलिटी का, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका मैंने 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाए उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम क्लास 10th का जो पॉलिटी है, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है 2024 एग्जाम के लिए। यदि 2024 एग्जाम होगा और इससे प्रश्न आएगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से, तो यहाँ से आएगा और एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। सो बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। वीडियो की क्वालिटी और वॉइस ठीक है तो जल्दी से कमेंट करें और अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें और जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में किस किस आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो भारतीय समाज में किस किस आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो आंसर आपको लिखना है, भारतीय समाज में निम्नलिखित आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो एग्जाम्पल अर्थात जैसे में क्या लिखेगा, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, 1 नंबर पॉइंट दीजिएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इस तरह से। जाति के आधार पर भी किया जाता है कि तुम इस जाति को हो, हम इस जाति के हैं। लिंग के आधार पर भी किया जाता है बच्चों, आप जानते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, ये सभी। और एक क्या होता है, तो नपुंसक होता है, ये भी किया जाता है। जमीन के आधार पर, तो जमीन जो होते हैं बच्चों, जमीन जो होते हैं उसके लिए भी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, तो जमीन के आधार पर और स्थान के आधार पर और भाषा के आधार पर, कहीं भी किसी भी राज्य में, जैसे जानते होंगे तेलुगु है तो वहाँ पर तेलुगु बोलने वाले होते हैं, तो हिंदी बोलने वाले को नहीं वहाँ पर रहने दिया जाता है। तो इसलिए भारतीय समाज में निम्नलिखित आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए, काफ़ी आसान भाषा मैंने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी NCERT के क्वेश्चन है, NCERT। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मिलान करें, तो बच्चों मिलान करने वाला क्वेश्चन था, जिसे मैं मिलाकर ही लाया हूँ। तो पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान जो बच्चों है एक इस्लाम देश है, आपको याद रखना है, पाकिस्तान क्या, इस्लाम देश। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, तो हिंदुस्तान जो बच्चों है यहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को इज्जत आदर सम्मान देना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो हिंदुस्तान क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश। और तीसरा क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड एक क्या है, तो प्रोटेस्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं बच्चों, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, आज के 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, अभी तक के सबसे आवश्यक सूचना है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितने भी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जब भी क्लास को लेकर आओ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ से आपको PDF बिल्कुल फ्री में क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो भारत के विधायक जो होते हैं उसमें महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत में जो बच्चों विधायक होते हैं उसमें महिला का योगदान कितना होता है, ये पूछा गया। चलिए आंसर को देखते हैं। तो भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9 मात्र का है। प्रतिनिधित्व क्या है, तो 9 मात्र का, यहाँ पर बच्चों 9 लिख दीजिएगा, 9 कर हुआ 9 मात्र का है। महिलाओं को लोकसभा में अधिकतम संख्या 59 था, जो मात्र 11% था। जो लोकसभा जो था बच्चों, उसमें जो महिलाओं की संख्या था वो 59 था, जो कि मात्र 11% है। महिलाओं को हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर 50% तथा आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया। अर्थात भारत के विधायकों में महिला का प्रतिनिधित्व पहले बहुत खराब था और अभी बहुत अच्छा है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं और याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा किन्हीं 2 प्रावधानों को जिक्र करें कि
कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं तो किन्हीं 2 प्रावधानों के जिक्र करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ऑप्शन दो कारण बताने का। फर्स्ट नंबर कारण है, भारत में कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। अर्थात बच्चों आप जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों को लोग रहते हैं, इनमें से किसी धर्म को एक राष्ट्रीय धर्म नहीं, जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया, वहाँ पर इस्लाम राष्ट्र है, तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ भारत में किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म को कहीं से हो आप रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगली क्वेश्चन जो बच्चों है, दूसरा नंबर कहा जा रहा है, देश का नागरिक अपने मन से कोई भी धर्म को मान सकता है तथा उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। बच्चों इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, कहा जा रहा है कि यदि कोई भी देश का नागरिक अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसको यदि इस्लाम है तो वह हिंदू धर्म को मान सकता है और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। और यदि कोई हिंदू है और इस्लाम धर्म को मानना चाहता है या सिख धर्म को मानना चाहता है तो वह मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हीं 2 प्रावधानों से साबित होता है कि भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं इतनी आसान तरीका से आंसर लिखता हूँ और जिससे बच्चे हमारे 1 से 2 बार यदि पढ़े तो उनको याद हो जाए। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताते रहेंगे और आप जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे जितने भी स्टडी ग्रुप हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। तो भारत में किस तरह के जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भारत में जातिगत असमानता जारी है, तो आप जानते हैं कि भारत में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अर्थात असमान व्यवहार किया जाता है। जिसका सरकार बनता है उसी को ज़्यादा लाभ देने का कोशिश करता है। समाज में श्रम विभाजन और आधारित समुदाय है। भारत में श्रम अर्थात मेहनत से जो विभाजन हो रहा है और आधारित समुदाय है, जो बाद में जाति का रूप ले लिया। जो बाद में क्या हुआ, जाति का रूप ले लिया। लोग जाति के आधार पर मत देना, अर्थात आप बच्चों आपके माता पिता जो होते हैं वह वोट देने जाते हैं तो उसे ही कहते हैं मत देता है। लोग जाति के आधार पर मत देता, जैसे कि अभी जो सीएम है वह क्या है, तो वो नीतीश कुमार हैं बिहार के, और वो क्या करते हैं तो वो अपने जाति के आधार पर उनको वोट दिया जाता है। ये तेजस्वी यादव को यादव लोग देते हैं तो जाति के आधार पर क्या किया जाता है, तो वोट दिया जाता है, तो मत देता है। जाति के आधार पर वैवाहिक संबंध बनाता है कि आप इस कास्ट के हो तो इसी कास्ट के लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी किया जाए। जाति के आधार पर खान पान भी करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं। ये सभी भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, तो इस तरह से भारत में जातिगत असमानता जारी है कि आप किसी सरकार को यदि चुनना चाहते हैं, चाहे वो अच्छे हो या खराब हो, लेकिन अपने जाति को चुन लेते हो। आप उसी के साथ वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं जो आपके जाति का हो और उसी के साथ अच्छा खान पान और व्यवहार करते हो जो आपके जाति का हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे जाति का भी है तो सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपको शिक्षिता की क्या होता है, तो इज्जत सम्मान और कदर होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और वेरी वेरी MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। 2 परिभाषा में लिखे हैं बच्चों, दूसरी परिभाषा और पहली परिभाषा, जो आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा, सभी में 2 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो धर्म के आधार पर समुदाय तथा समाज को मानने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिकता का। धर्म के आधार पर, जैसे कि आप किसी भी कास्ट को हो, आप हिंदू धर्म है तो धर्म के आधार पर पूरे समाज और समुदाय को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष क्या कहलाएगा बच्चों, तो
मानने वाला व्यक्ति, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने वाला, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिकता कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। और यही सांप्रदायिकता अर्थात जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा सांप्रदायिक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, धर्म के आधार पर समुदाय तथा समाज को मानने वाले व्यक्ति, धर्म को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है, यही सांप्रदायिकता कहलाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यदि ये आंसर नहीं याद करना कोई दिक्कत, दूसरी परिभाषा है जो कि पूरा आसान है, तो चलिए इसे देखते हैं। अथवा में बच्चों मैं यहाँ पर आपको लिख दिए हैं अथवा में दूसरी, तो चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। तो राजनैतिक में वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे कि राजनीतिक में आपके माता पिता इलेक्शन होते होंगे तो वोट डालने के लिए जाते होंगे, तो उसमें जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है पॉलिटी में बच्चों, तो आप इसे याद कर लीजिएगा 2 मार्क्स वाले में। चलिए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म का सम्मान और इज्जत आदर करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो बच्चों जैसे कि आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि हिंदू होंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो कि मुस्लिम होंगे। तो आप जैसे हिंदू जो होंगे वो क्या करेंगे, तो अपने धर्म को तो मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म यदि ईद हो रहा है मुस्लिम का, तो उनमें आपको किसी प्रकार के दंगा फसाद नहीं करना है। यदि कोई मुस्लिम है तो वह यदि यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है हिंदू का, तो उसमें कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। तो यही यदि आप नहीं करते हैं तो यही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो अपने धर्म के मानते हुए दूसरे धर्म को भी अपने भाव से अर्थात हृदय से सम्मान देना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बच्चों मैंने इतने आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ, एकदम देहाती भाषा में, जो कि गाँव के बच्चे होंगे तो उन्हें समझने में काफ़ी आसानी होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है कैसे? तो इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करते जाएंगे। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े, क्योंकि इसका PDF क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से क्या कर सकते हैं, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 8 नंबर था, क्या है, तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है कैसे? तो हाँ, हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। देखिए डेढ़ लाइन तो हम क्या किए, यही क्वेश्चन को ही लिख दिए। तो एग्जामिनर के सामने में ये डेढ़ लाइन हो गया और आपको 2.5 लाइन सिर्फ हम लिखे हैं आंसर। यदि हम लैंगिक विभाजन को देखें तो यह सामाजिक विभाजन नहीं है। लैंगिक विभाजन लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही लैंगिक विभाजन कहलाता है। और चलिए यहाँ पर कहता है लैंगिक विभाजन को देखें तो यह सामाजिक विभाजन नहीं है। यदि हम आर्थिक आधार पर देखें तो यह भी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा भी लगेगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। कहता सामाजिक कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, कई बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। तो कहता समाज में जब अंतर जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब रंग होता है बच्चों, और धर्म के आधार पर हो तो यह धीरे धीरे इसे बच्चों यह कर लीजिएगा, यह धीरे धीरे सामाजिक विभाजन ले लेते हैं। क्योंकि जब समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है तो धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है। जब आपके समाज है बच्चों, उस समाज में यदि धर्म के आधार पर किसी प्रकार के आवाज़ उठता है तो धार्मिक कट्टरता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम से कट्टरता बढ़ जाते हैं और मुस्लिम हिंदू पर कट्टरता हो जाते हैं। तो इस तरह के कट्टरता क्या होती है, धर्म के आधार पर विभाजन होती है तो बढ़ जाती है। जब जाति के आधार पर अंतर हो तो उच्च नीच पैदा होती है। जब जाति के आधार
पर आप भेदभाव करेंगे, तो विभाजन करेंगे, तो उच्च नीच पैदा होगी। वो आपको नीच नज़र से देखेंगे, वो आप उसे नीच नज़र से देखेंगे, लेकिन सभी अपने अपने जगह पर सही हैं और लोग उस समाज में अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक अंतर कब और कैसे समाज विभाजन का रूप ले लेता है, आपको मैंने बच्चों बता दिए हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लंबे क्वेश्चन है और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिए। चलिए यहाँ पर कहा 70 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। तो संक्षिप्त वर्णन कर चाहिए बच्चों, आपको बताना है, यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। 70 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में खूब सामाजिक न्याय हुआ। 70 के जो दशक था बच्चों, उसमें भारतीय जो संविधान है, उसमें लोकतंत्र है, उसमें खूब सामाजिक न्याय अर्थात समाज के हित में न्याय हुआ। 70 के दशक के बाद कई ऐसे सरकार बनी, 70 के दशक के बाद कई ऐसे सरकार बनी जिनकी सरकार बनी जो पिछड़ी और समाज के अंतिम कतार में बैठे लोगों के लिए आरक्षण के साथ साथ कई ऐसे काम किए। तो समाज के अंतिम कतार में बैठे लोगों, जैसे कि निचले कास्ट के जो लोग हैं, वो जो पढ़ना नहीं चाहते, नहीं आगे बढ़ना चाहते, जिस तरह का उसका ज़िंदगी है उसी तरह रहना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे करने का प्रयास किया गया। 70 के दशक के बाद कई ऐसे सरकार बने, वो सभी सरकार क्या किए, तो ऐसे लोगों को आगे करने का प्रयास किए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर के मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने बच्चों, तो टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपके एग्जाम में आएगा तो इतना से ही आएगा, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे और 2024 एग्जाम में 450 प्लस सभी स्टूडेंट लाइएगा और आप क्या कीजिएगा, मन से मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।